बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेकिंग। इसमें फ़र्क क्या है। प्रूफ ऑफ वर्क के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा भी था माइनिंग में, मैंने आपको ये डिटेल के साथ बताया था और ये किस तरह प्रूफ ऑफ वर्क होता है। लेकिन जो प्रूफ ऑफ स्टेकिंग है वो हमने पढ़ा भी नहीं और ये एक न्यू चीज़ है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, बाकी कोई इतना लंबा या इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इसमें 3 पॉइंट्स है जो बेसिक इसमें डिफरेंस है और आसान भी है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है। प्रूफ ऑफ वर्क में क्या है। नंबर 1, ट्रांजैक्शन वैलिडेट बाय माइनर। प्रूफ ऑफ वर्क में जो ट्रांजैक्शन वैलिडेट होते हैं यानी वैलिड होते हैं वो माइनर के थ्रू। अब माइनर किस तरह वैलिडेट करते हैं वो ऑलरेडी मैंने पहले टॉपिक में आपको बताया था कि माइनर हमारे ट्रांजैक्शन को कैसे कंप्लीट करते हैं यानी वैलिडेट करते हैं। ठीक है। तो अगर आपको पता नहीं है, आपने वो वीडियो नहीं देखी, तो वो वीडियो देखो तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। जो प्रूफ ऑफ स्टेकिंग है, ट्रांजैक्शन वैलिडेट बाय स्टेक होल्डर। जो स्टेक होल्डर होते हैं वो आपके ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करते हैं। अब ये स्टेक होल्डर किस तरह होते हैं, जैसे कि अगर हम मिसाल देते हैं कि इथेरियम है। ठीक है। तो इथेरियम को अगर आपने स्टेकिंग पर लगाना है यानी एक वैलिडेटर आपने बनना है, तो इस इथेरियम टोकन को कोई बंदा ख़रीदेगा। ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने 100 इथेरियम ख़रीदे। ठीक है। तो फिर आप क्या करते हैं, इसको लॉक करते हो। ये हर ब्लॉकचेन आपको अपना वो अपॉर्चुनिटी देता है कि कितने टाइम तक आप इसको लॉक करते हो। तो ये इथेरियम आपको कहते हैं कि 4 साल तक अगर आप इसको लॉक करते तो हम आपको 25% स्टेक से वो देंगे, आपको प्रॉफिट देंगे इथेरियम के शक्ल में, यानी 25% आपको और इथेरियम मिलेंगे जो कि जब आप अनलॉक होंगे तो आपको वो उसी के साथ ही मिल जाएंगे। ठीक है, जो आपने लॉक किया है। तो ये हर ब्लॉकचेन का स्टेकिंग के लिए जो वैलिडेटर होते हैं उसको अपनी परसेंटेज के साथ क्या देते हैं, उसको प्रॉफिट देते हैं कि इतना रिटर्न आपको मिलेगा अगर आप इतने टाइम तक इसको लॉक करते हैं। जिस तरीके से माइनिंग में हमने पढ़ा था कि नोड्स होते हैं, वहाँ पर क्या नोड क्या करते हैं, वो एक आपको सॉफ्टवेयर आपको देते हैं। उस सॉफ्टवेयर में दूसरे माइनर नेटवर्क के शक्ल में क्या होते हैं, इसके साथ कनेक्ट होते हैं। तो इसको सबसे ज़्यादा रिवार्ड इसको मिलता है। बाकी जो है हर सॉफ्टवेयर का अपना रिटर्न देने का, माइनर को रिटर्न देने का अपना फार्मूला है कि कितना कितना जो नेटवर्क में जुड़े लोग हैं उसको कितना रिवार्ड मिलेगा, जो रिवार्ड नोड को मिला है। ठीक है, जो मेन सॉफ्टवेयर है या मेन नोड है। ठीक है। इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट आपको कंसेप्ट क्लियर हो। बाकी ट्रेडिंग में इसका कोई ख़ास रोल नहीं है, लेकिन अगर आप इस फील्ड में इंडस्ट्री में तो आपको हर चीज़ का पता हो ताकि कल कोई पूछे तो आपको एक एक चीज़ क्लियर हो। ठीक है। तो यहाँ पे जो माइनर के वो नोड होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, उस वो जो ब्लॉक रिवार्ड मिलता है तो उसमें जो नेटवर्क के साथ, इसके साथ नेटवर्क में जो और भी माइनर कनेक्ट होते हैं तो वो रिवार्ड ज़्यादा जो है वो नोड को मिलता है। बाकी इसके साथ जो और माइनर इसको सपोर्ट करते हैं, इसके नोड को, इस सॉफ्टवेयर को, तो उसको भी रिवार्ड उसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अब हर एक अपनी परसेंटेज के साथ आपको रिटर्न देते हैं। इसी तरह जो स्टेकिंग होता है, स्टेकिंग में आपको क्या करना होगा, जो स्टेक करते हो जिस टोकन पर, तो आपने क्या करना है, जो वैलिडेटर इसमें होते हैं, वहाँ पर जो नोड होते हैं यहाँ पर वैलिडेटर, बड़े बड़े वैलिडेटर होते हैं। उस वैलिडेटर को ब्लॉकचेन एक वो ऑफर देते हैं कि अगर आप 100 इथेरियम लॉक करते हो 4 साल तक तो आपको 25% इथेरियम का रिटर्न मिलेगा। ठीक है। तो जो लॉक करते हैं वो उसके साथ लॉक कर देते हैं उतना इथेरियम। मैंने मिसाल दिया 100 इथेरियम। ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो लॉक कर देते हैं अपने टोकन को वो स्टेकिंग के लिए। अब स्टेकिंग जिस तरह माइनिंग के सॉफ्टवेयर, ब्लॉकचेन एक अपना कोडिंग है, एक अपना मैथमेटिकल एल्गोरिथम है जो ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करते हैं, बिल्कुल स्टेकिंग में भी इस तरह कोडिंग होता है जो कि लोगों के जो हैश रेट होते हैं जब आप ट्रांजैक्शन करते हो उस हैश को क्या करते हैं, वो वैलिडेट करते हैं और इस तरह ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है। तो ये एक अपना मैथमेटिकल एल्गोरिथम, एक कोड बेस है जो कि उस बुनियाद पर क्या होते हैं, आपका इथेरियम का ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा। ठीक है।
ये मैं इथेरियम एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ, आपने इस कंसेप्ट को क्लियर करना है और ये कंसेप्ट आप किसी के साथ भी अटैच कर सकते हो, कोई भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट हो। तो यहाँ पे जो वैलिडेटर बड़े होते हैं उसको अच्छा रिटर्न मिलता है और वो 4 साल 2 साल टाइमिंग, हर ब्लॉकचेन का अपना ही टाइमिंग होता है, ठीक है। तो उसी टाइम के मुताबिक क्या करते हैं, वो उसको लॉक करते थे, तो उस टाइम से पहले वो अपने टोकन वहाँ से नहीं ले सकते क्योंकि उसने लॉक किए हैं वहाँ पर, ठीक है। अब इन वैलिडेटर के साथ आप और मुझ जैसे जो छोटे छोटे स्टेक होल्डर है वो क्या करते हैं, किसी के पास एक इथेरियम है, किसी के पास 0.05 इथेरियम है, तो मुख्तलिफ एक्सचेंज के थ्रू शक्ल में डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज और इस तरह कुछ प्लेटफॉर्म होते हैं जो आपको स्टेकिंग के लिए अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आपके पास अगर इथेरियम है तो आप यहाँ हमारे साथ स्टेक कर सकते हो, ठीक है। तो वो अलग आपको वो ऑफर करते हैं, 1 महीने के लिए अगर आप स्टेक करते हो तो हम आपको 1% पर यील्ड देंगे, इसी तरह 0.05, 10%, 20%। तो वो एक अपना कैलकुलेशन तरीकाकार है, जस्ट मैं कंसेप्ट क्लियर करता हूँ, बाकी हम स्टेकिंग नहीं सीखते, जस्ट फ़र्क बताने के लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो वो अलग से वो क्या करते हैं, मुख्तलिफ वैलिडेटर के साथ जो है, अगर आप बाइनास पर स्टेकिंग करते हो तो आप बाइनास वैलिडेटर के साथ क्या हो जाते हो, नेटवर्क में हो जाते हो और वो आपको क्या देते हैं, रिटर्न देते हैं, वीकली बेस हो या मंथली बेस हो या ईयरली बेस हो, और वो परसेंटेज भी आपको शो करते हैं, ठीक है। अब उसमें एक अपना वो कैलकुलेशन है, ईयरली पर यील्ड वो आपको देते हैं। तो अगर मंथली आपने कैलकुलेट करना है तो ईयरली हिसाब के साथ आप मंथली के लिए कैलकुलेट करेंगे कि मंथ मुझे कितना इसमें से रिटर्न मिल सकता है। बहरहाल वो कैलकुलेशन की ज़रूरत भी नहीं है और ना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी सीखना चाहते हो यूट्यूब पे देखे, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, जस्ट आपने टोकन स्टेक पर डालने, बस आपको इतना कैलकुलेट करना आता हो कि ये जो परसेंटेज दे रहे इसमें मंथ के बाद मुझे कितने टोकन मिलेंगे, ठीक है। ऐसा ना हो कि वहाँ एक्सचेंज पर लिखा है कि 70% आपको 1 मंथ के बाद इन टोकन का वो मिलेगा, तो आपका सोच में ये है कि मैंने 50 अगर होल्ड किए हैं तो 50 का 70%, नहीं, ये ऐसा नहीं होता। वो ईयरली बेस 70% बताते हैं, ठीक है, या 2 ईयर के बेस पर, तो उस हिसाब से आपने उस टाइम के लिए वो अपना कैलकुलेट करना होता है, उस टाइम के हिसाब से आपको क्या करना होता है, निकालना होता है, तो वो कम पड़ते हैं, ठीक है। तो वो कैलकुलेट करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आप यूट्यूब से देख सकते हैं। लेकिन फ़र्क क्या है, ये जो वैलिडेटर और यहाँ पर माइनर होते हैं, जो माइनर क्या होते हैं, नोड के साथ नेटवर्क के शुरू में वो नेटवर्क के शक्ल में कनेक्ट होते हैं, और यहाँ पे इथेरियम जो स्टेकिंग है उसमें बड़े बड़े वैलिडेटर होते हैं जिसने अपने टोकन लॉक किए होते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, उसके साथ जो वो छोटे छोटे जो स्टेक होल्डर है, स्टेकिंग वाले उस टोकन के, वो उसके साथ नेटवर्क में क्या हो जाते हैं, कनेक्ट होते हैं, और फिर उस वैलिडेटर को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं कि वो ट्रांजैक्शन ईजिली कंप्लीट हो, ठीक है। तो ये इथेरियम इथेरियम नहीं, जो प्रूफ ऑफ स्टेकिंग और प्रूफ ऑफ वर्क, इसमें यही फ़र्क है कि यहाँ माइनर के थ्रू ट्रांजैक्शन कंप्लीट होते हैं और यहाँ जो है स्टेक होल्डर के थ्रू आपके ट्रांजैक्शन वैलिडेट होते हैं, ठीक है। सेकेंड आता है फॉर इंक्रीजिंग ब्लॉकचेन सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी को, जो प्रूफ ऑफ वर्क, जो जैसे कि BTC है, BTC सिर्फ प्रूफ ऑफ वर्क पर ही काम करता है, लेकिन इथेरियम दोनों पर काम करता है। तो अगर BTC का ब्लॉकचेन के सिक्योरिटी को बढ़ाना चाहते हैं, यानी फॉर इंक्रीजिंग ब्लॉकचेन सिक्योरिटी मोर माइनर नीड, तो यहाँ पे ज़्यादा इसके वो माइनर नीड होंगे। तो यहाँ ऑलरेडी ये पॉइंट हमने माइनिंग जो था उसमें ये पॉइंट क्लियर किया था कि माइनर की वजह से सिक्योरिटी क्यों किसी ब्लॉकचेन की आपको यानी बढ़ेगी वहाँ पे सिक्योरिटी, उस जब सिक्योरिटी बढ़ेगी तो उसका मार्केट पर क्या असर होगा। तो वो लेक्चर अगर आपने नहीं देखे तो ये अल्फाज आपको समझ नहीं आएंगे जो अब हम कह रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप वीडियो फॉलो करो, फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट लेक्चर तक आओ तो इंशाल्लाह आपको सब कुछ समझ में आएगा। फॉर इंक्रीजिंग सिक्योरिटी, इंक्रीजिंग ब्लॉकचेन सिक्योरिटी मोर माइनर नीड्स, तो यहाँ पे मोर माइनर्स नीड होंगे, मीन्स मोर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम। तो इस सूरत में सिक्योरिटी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ज़्यादा कंज्यूम होगा, क्योंकि माइनर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी इस पर लगाते हैं, आपको बिजली के साथ ये सारा सिस्टम चलाना होता है, तो इस सूरत में बिजली ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो एक किस्म का जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं वो फिर माइनिंग पर, जैसे कि पाकिस्तान में माइनिंग बैन है, माइनिंग आपने नहीं करना क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आप ज़्यादा कंज्यूम करते हो, जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, ठीक है। तो ये
ठीक है, ब्लॉकचेन की जो सिक्योरिटी वो तो बढ़ती है, लेकिन इसमें जो बैड या ड्रॉबैक है वो यही है कि इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम होगा। लेकिन जो प्रूफ ऑफ स्टेकिंग है उसमें क्या होता है, फॉर इंक्रीजिंग ब्लॉकचेन सिक्योरिटी, अगर आपने ब्लॉकचेन सिक्योरिटी बढ़ानी है तो मोर स्टेक होल्डर नीड, तो ज़्यादा स्टेक होल्डर यानी ज़्यादा स्टेकिंग वाले लोग चाहिए। ठीक है, तो इस सूरत में मींस लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम, तो इस सूरत में इलेक्ट्रिसिटी कम लगेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे आपने इथेरियम खरीदे, ठीक है, तो उसको अगर आप स्टेकिंग पर लगाते हो तो इसमें ना तो आपकी बिजली खर्च होगी, आपका मोबाइल बंद है, चार्जिंग बिल्कुल उसमें है नहीं, आपका स्टेकिंग चलता रहेगा। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल किसी वो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत भी नहीं है। तो एक मोबाइल कितना इलेक्ट्रिसिटी लेगा। बाकी अगर मोबाइल आपका ऑफ भी है, आपका स्टेकिंग चलता रहेगा। जब आपने उसको स्टेकिंग से हटाना है, ठीक है, तो आप मोबाइल को ऑन करो, स्टेकिंग से हटाओ। तो इसमें दो किस्म के स्टेकिंग होता है, एक होता है फ्लेक्सिबल, एक होता है नॉन फ्लेक्सिबल। तो जो फ्लेक्सिबल है वो हलाल है, जो फिक्स्ड है वो हराम है, क्योंकि एक फिक्स्ड अमाउंट आपको मिलता है और फिक्स टाइम के लिए आपको होल्ड करना होता है। जो फ्लेक्सिबल है वो हलाल, मेरे मुताबिक हलाल है, क्योंकि उसमें जो आपको रिवार्ड मिलता है वो मार्केट प्राइस में ऊपर नीचे जब मार्केट जाते हैं उसके हिसाब से होता है। तो उसमें ज़्यादा भी हो सकता है, कम हो सकता है। तो वो एक ना वो लॉस और प्रॉफिट की जो हम रीज़न पेश करते हैं उस बुनियाद पे इसमें फ्लक्चुएशन है, तो उस हिसाब से जो है जो फ्लेक्सिबल है वो स्टिकिंग कर सकते हो। लेकिन फिर भी ये सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो, वो कैलकुलेशन फ्लेक्सिबल फिक्स्ड किस तरह होते हैं, तो आप किसी मौलवी के साथ या किसी आलिम के साथ शेयर करो, तो वो आपको बता देगा कि अब ठीक है। लेकिन आपने पहले उसको समझाना है ये सारा चीज़, फिर उसके बाद वो एक फ़ैसला करेगा। जब मसला सही आप नहीं बयान करेंगे, जितना इन्फॉर्मेशन देंगे उसके मुताबिक ही वो क्या करेगा, आपको फतवा देगा। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट के मुताबिक यहाँ एक प्रूफ ऑफ वर्क में ये है कि इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम होता है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल कंज्यूम भी नहीं होता। लेस इलेक्ट्रिसिटी मैंने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे वो मोबाइल चार्जिंग लेस मैंने इसलिए कहा। लेकिन अगर आप सोचें, अगर आपका मोबाइल बंद भी है फिर भी स्टेकिंग जारी है तो बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, थर्ड आता है अर्न। यहाँ पे अर्निंग हम किस तरह करते हैं, अर्न रिवार्ड ऑन ब्लॉक क्रिएशन। जब ब्लॉक हम क्रिएट करते हैं उस सूरत में हमें अर्निंग मिलता है, यानी ब्लॉक आपने क्रिएट की, हम माइनिंग में ब्लॉक भी क्रिएट होते हैं, तो उस सूरत में भी ब्लॉक क्रिएशन पर भी आपको रिवार्ड मिलता है। एंड फी ऑन ट्रांसेक्शन वैलिडेटिंग, और यहाँ पे जब आप वो ट्रांसेक्शन भी कंप्लीट करते हैं तो उसका भी फ़ी की सूरत में आपको रिवार्ड मिलता है। तो दो किस्म का प्रूफ ऑफ वर्क में आपको रिवार्ड मिलता है, एक आपको ब्लॉक क्रिएट करने पर रिवार्ड मिलता है, दूसरा आप जब फीस को ट्रांसैक्शन कंप्लीट करते हो तो वहाँ फ़ी की सूरत में आपको रिवार्ड मिलता है। तो दो सूरत में आपको रिवार्ड मिलता है। और यहाँ सिर्फ अर्न फी फॉर द ट्रांसैक्शन वैलिडेटिंग, यहाँ पे सिर्फ हम ब्लॉक नहीं क्रिएट करते, सिर्फ हम ट्रांसैक्शन कंप्लीट करते हैं। तो इस सूरत में जो है हमारे पास क्या होगा, जो अर्निंग आएगा वो सिर्फ फ़ी की सूरत में आएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं यहाँ पर ट्रांसैक्शन सिर्फ वैलिडेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है अर्निंग तो ज़्यादा है, इसमें अर्निंग कम है, लेकिन इसमें यह भी है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल कंज्यूम भी नहीं होता। और दूसरा यहाँ पे एक अर्निंग का ये भी चांस है ना कि आपने जो टोकन होल्ड किए हैं वो कल प्राइस उसके बढ़े तो वो भी एक आपके पास अपॉर्चुनिटी बनती है। ठीक है, तो ये जो मसला था मैंने आपको बिटकॉइन का लेक्चर में पढ़ा था कि बिटकॉइन जब लास्ट बिटकॉइन माइन हो जाएगा, यानी लास्ट ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा, तो उसके बाद तो कोई ब्लॉक क्रिएट नहीं होगा। जब क्रिएट नहीं होगा तो उसका अर्निंग भी नहीं आएगा। समझ आ रहा है, उसका अर्निंग भी नहीं आएगा। तो जब अर्निंग नहीं आएगा तो क्या फीस से जो माइनर है उसको इतना फीस मिलेगा कि वो माइनिंग कंटिन्यू रखे और जो बिटकॉइन है उसका ट्रांजैक्शन इशू नहीं हो। तो वो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन का इतना प्राइस ऊपर गया होगा कि अभी अगर उसको 0.0005 फी मिलता है ना, तो ये अगर उस टाइम फीस इतना ही मिलेगा तो उसको ज़्यादा, यानी ये BTC है, ठीक है, तो इतना BTC अगर उस टाइम मिलेगा तो उसको ज़्यादा रिवार्ड आएगा, क्योंकि प्राइसेस पर बिटकॉइन का अगर 4 लाख पर गया है तो ये फीस अभी $28,000 पर है सिर्फ BTC। तो इस हिसाब से तो कम है, लेकिन इस हिसाब से ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन इस मसले को प्रूफ ऑफ स्टेकिंग जैसे इथेरियम ने इसके ऊपर ट्रांसफ़र हुआ है, तो बिटकॉइन के लिए तो कोई ऐसा सिस्टम आ नहीं सकता
क्योंकि बिटकॉइन का कोई आनर है नहीं है, ठीक है, अभी तक सामने नहीं आया है। तो बिटकॉइन तो ऐसा ही चलता रहेगा प्रूफ ऑफ वर्क पर, और लोग माइनिंग भी करेंगे क्योंकि इसके आने वाले में वैल्यू बहुत हाई पर जाएगा, तो ट्रांजैक्शन फीस के थ्रू भी लोगों को अच्छा फीस मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो इथेरियम है या और जो क्रिप्टो है उसके लिए ये जो न्यू वो आया है प्रूफ ऑफ स्टेकिंग का, तो ये उसके लिए एक अच्छा चीज़ है कि अगर कोई माइनिंग के थ्रू उसके ट्रांजैक्शन नहीं कंप्लीट करते तो स्टेकिंग पर ना लोगों का खर्चा ज़्यादा होगा और उसका सिस्टम भी चलता रहेगा। तो ये है प्रूफ ऑफ स्टेकिंग और प्रूफ ऑफ वर्क में फ़र्क, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि सही आप लोग को अभी समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर हमारा फ्यूचर ट्रेडिंग का होगा कि फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है वो डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अगर आप स्टेकिंग करना चाहते हो तो स्टेकिंग बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मेन चीज़ है उसको कैलकुलेट किस तरीके से करना है, जो हमें परसेंटेज मिलता है वो आपने सीखना है। दूसरा ये कि फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल जो स्टेकिंग होता है उस पर फ़र्क क्या है, और फिर उसको आपने उस कंसेप्ट को किसी आलिम के साथ शेयर करना है। अगर आप मुस्लिम हैं तो वो हराम और हलाल के हवाले से फिर बताएगा, फिर स्टेकिंग करे। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम तो ट्रेडिंग सीखते हैं, प्रोफेशनल तरीके से ट्रेडिंग सीखो। अगर इन्वेस्टमेंट है तो डेली एक अच्छा प्रॉफिट निकालो, या अगर इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे हैं तो इस तरह करें कि एक अच्छे प्रोजेक्ट ब्लू चिप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करें और उसके थ्रू जो है आप लोग एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते। तो इसी तरह जो है मैं तो यही स्टेकिंग ना मैं करता हूँ, लेकिन जो इन्वेस्टर होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो ये भी लालच रखते हैं कि हम स्टेकिंग के थ्रू भी थोड़ा और टोकन मिले तो अच्छा और भी प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन जिस चीज़ में शक व शुबात होते हैं तो मेरे ख़्याल में अगर ज़्यादा लालच ना रखे तो क्यों लालच करते हो, कुछ भी नहीं पता। जो मसले मसाइल जो है तज़ाद के होते हैं, कोशिश करें अगर बंदे से हो सके तो उससे दूर रहे। तो मैं यही कहूँगा कि ज़रूरत भी नहीं है, अगर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है तो होल्ड करें, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। तो ये 1-2 टोकन या 5 टोकन की ठीक है एक अच्छा प्रॉफिट आपके नज़र में होगा, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि शक व शुबा से दूर रहे, ठीक है। बाकी रही ट्रेडिंग से एक डेली भी अच्छा अर्निंग हो सकता है तो उससे भी अर्निंग करें, लेकिन बहरहाल मेरा आपको नॉलेज देना, बाकी आप लोग खुद डिसाइड करें, सारा कुछ बता दिया। अगर आप हमारे डेली फ्री क्लासेस लेना चाहते हो तो हमारे जूम पे डेली क्लासेस होता है 8:30 PM से लेकर 9 PM तक। इसके लिए आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, मैं आपको अपने ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा, वहाँ से जो है आपको क्लास का लिंक मिलता है। लेकिन अगर आप रिकॉर्डेड देखना चाहते हो तो रिकॉर्डेड के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी लेक्चर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिले। और अगर लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और कमेंट में इस लेक्चर के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करें। वस्सलाम।